हाँ, चलो तू लोग के लिए तो हम पीपीटी बनवा दिए हैं, है ना। लेकिन उससे पहले हम कुछ रिवीजन करवाने के लिए तू लोग को लाए हैं। मेरे पास 2 चॉकलेट हैं, जो रिवीजन में बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा उसी को चॉकलेट मिलेगा, और वो भी दोनों लगा 10-10 वाला मिला था इस बच्चे को लिए, लेकिन ये बच्चा वो बच्चा को दे देना चाह रहा है। ठीक है, ये बच्चा बड़ा हो गया। चलो हम लोग बाबू रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया को पूरा का पूरा एकदम सॉल्व कर लिए थे, है ना बाबू। अवाला जवाला जितना था सबके सब क्या कर लिए थे, तो पढ़ लिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी तू लोग याद नहीं कर पाया, तो ये तो बहुत समस्या था। आज भी देखो ना, आधा पर्दा खींच दो बाबू, एकदम पूरा एकदम ढंग से खींचना। और उधर वाला फाइन चल रहा होगा तो उसको बंद कर देना, ऑफिस वाला फाइन बंद है। आधा से ज्यादा गायब है, क्योंकि कल एकदम जबरदस्त एक्शन मोड में थे ना। लगता है कि हम केकरा तो याद कर रहे थे, तुम बच गई थी, घरे फोन नहीं किया था तो तुम्हारे पड़ोस में बच गई थी ना। वो 9-7 सर आ गए थे क्लास में, हाँ ना। अच्छा उधर भी बच गई थी, वो नहीं बतियाई ना। एक बार और फोन करे के चाहिए था पापा जगह तो। मम्मी डूब गई तो हमको पता है। आ जाओ बाबा, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे हैं। पढ़ लिए हैं हम लोग ऑलरेडी पहले से। आज हम लोग रिवीजन क्या करने जा रहे हैं सर, तो रासायनिक समीकरण क्या पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, यही बात ना था। हम लोग जो जो टॉपिक को इसमें पढ़े हैं उस टॉपिक को मेंशन करेंगे, और जितना बात किताब में है उतना ही बात को मेंशन करेंगे। किताब देखो तो टेबल पे है, ला करके कोई हमको दो। रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ध्यान से जो बात उतारने लायक होगा उसको उतारते चलेगा, जो बात उतारने लायक नहीं होगा उसको स्किप करते चलना है। बोलो क्लियर है सर? आ जाओ, क्लियर करना बाबू। और सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया का है, वो क्या है सर, तो रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहला सवाल उठता है कि सर रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, ये होता क्या है। आपको डिफिनेशन साफ साफ लिखा गया है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाला या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह क्या कहलाता है सर, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। बात को नहीं समझे सर, बात को ऐसे समझना है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को देखने से पहले आप इस बात को केयर कीजिए। कौन सा बात को सर, तो तुम लोगों को तत्व समझ में आता होगा कि सर तत्व किसको कहते हैं। रिवीजन का मतलब एकदम ढंग से रिवीजन करेंगे सर। तत्व जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव आवर्त सारणी सारा को पढ़ करके आए हैं सर। तत्वों का अध्ययन बहुत विस्तार से करके आए हैं हम लोग, है ना। हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि सर दरअसल तत्व कहते किसको है। पहले इस बात को समझ लो, तत्व कहते किसको है। इंग्लिश में इसको एलिमेंट बोल रहे थे सर। क्या बोल रहे थे, एलिमेंट, जिसकी संख्या 114 एनसीईआरटी के अनुसार। और देखोगे बाबू तो कहीं कहीं पे डाटा कितना मिलता है सर, तो 118। ये जो तत्व है, ये तत्व किसको कह रहे थे सर, तो जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता था, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ था, तो इसको पृथक कर पाना संभव, इसी को हम लोग क्या कह रहे थे सर, तो तत्व कह रहे थे। जैसे लोहा मतलब लोहा है, उसको जैयक टुकड़ा कर लीजिए, वो लोहा का क्या रहेगा सर, तो लोहा रहेगा। बोलिए यस या नो सर। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का लाख टुकड़ा कर लीजिए सर, वो एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ही रहेगा। लेकिन जैसे पानी को आप टुकड़ा करते हैं, पानी को अलग अलग करते हैं, तो वो 2 भाग में टूट जाता है सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस बात से साफ साफ पता चलता है कि वो 2 परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। बोलो यस या नो सर। लेकिन जो अकेला हो, जिसको विभाजित करना पॉसिबल नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, तो तत्व कहते हैं। यानी तत्व वह पदार्थ है, तत्व वह पदार्थ है जिसे भौतिक, क्या बच्चा, भौतिक या रासायनिक विधि से, भौतिक या रासायनिक विधि से, भौतिक या रासायनिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। उसी को हम लोग क्या कह रहे थे सर, तो तत्व कह रहे थे। ये तत्व का कई भागों में बांटा गया था सर। जैसे में
तत्व को हम लोग बांट रहे थे क्या सर? तो तत्व, उससे पहले एक बात क्लियर कर लो आप, उस बात को क्लियर क्या करना है सर? तत्व के बाद ये जो तत्व है ये कई रूपों में पाया जाता है ना सर? और तत्व जो है ऐसा नहीं कि किसी चीज से मिल करके नहीं बना है सर, परमाणुओं से मिल करके बना है। किससे मिल करके बना है? लेकिन दिक्कत इस बात का है कि ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिल करके बना है, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिल करके। तो तत्व का सबसे पहले सूक्ष्म कण क्या होता है बाबू? तो कहेंगे क्या होता है? परमाणु। तत्व का सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है? परमाणु बोले तो आइटम, परमाणु बोले तो। इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण, उसका सबसे छोटी इकाई, टुकड़ा एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका कर दिया जाए तो जो मिलता है सर एक टन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो क्या कहते हैं सर? तो परमाणु का कितने मौलिक कण? तो 3 मौलिक। एक को क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रॉन। दूसरे को क्या बोलते हैं सर? प्रोटॉन। और तीसरे को क्या बोलेंगे सर? तो न्यूट्रॉन। बोलो यस या नो सर? इसकी खोजकर्ता को भी थोड़ा सा केयर करना है बाबू। इस पर पहले ये याद रखो कि इस पर कैसा होता है सर? तो ऋण आवेश। कैसा आवेश होता है? इस पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश। इस पर कैसा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं। एक बात बताओ, इसकी खोज किसने की थी बाबू? इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन। किसने की थी? जे थॉमसन। किसने की थी? जे थॉमसन। धन आवेश की खोज मतलब सर प्रोटॉन की खोज किसने की थी सर? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड या क्या बोलेंगे सर? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड या रदरफोर्ड। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात क्लियर है सर? इसकी खोज किसने की थी सर? गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बाबू? जेम्स चैडविक। किसने की थी बाबू? जेम्स चैडविक। किसने की थी? जेम्स चैडविक। किसने की थी? जेम्स चैडविक। बोलो यस या नो सर? ये तीनों का बात याद रखना है। ये तीनों परमाणु में होता कहाँ है सर? तो ये तीनों के तीनों परमाणु में देखो किस प्रकार उपस्थित होता है। सबसे पहले ये हो गया, मान लो कि सर परमाणु, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के बाहर बाहर होता है। नाभिक के कहाँ होता है सर? इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक के बाहर बाहर। ये जो रहा ये बाहर में क्या उपस्थित है सर? तो इलेक्ट्रॉन। और ये नाभिक के बाहर बाहर एक किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है, निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है सर। बोलो यस या नो? तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे रहता है या जिस मार्ग पे चक्कर लगाता है उसी को हम लोग ऑर्बिट या कक्षा कह रहे थे। बोलो यस या नो सर? बात को समझना थोड़ा सा। ये जो नाभिक है, यहाँ से पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाभिक की खोज किसने की थी सर? तो सबसे पहले इसका श्रेय रदरफोर्ड को ही जाता है। साथ साथ नाभिक में ही परमाणु का कुल द्रव्यमान उपस्थित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान कहाँ उपस्थित होता है? नाभिक। परमाणु का कुल द्रव्यमान कहाँ उपस्थित होता है? नाभिक में। एक बात बताओ, नाभिक पर कैसा आवेश होगा? नाभिक पर कैसा आवेश होगा? तो देखो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? और जब प्रोटॉन पे धन आवेश होता है तो ये पूरा का पूरा ये जो नाभिक दिख रहा है ये नाभिक कैसा आवेशित हो जाएगा? तो नाभिक कैसा आवेशित होता है सर? धन आवेशित। कैसा होता है सर? तो लेकिन हम आपसे पूछते हैं बाबू कि परमाणु कैसा होता है? परमाणु कैसा होता है? क्लियर करना है कि परमाणु पर ना धन आवेश होता है ना ऋण आवेश। क्योंकि कोई भी अगर परमाणु लिखा हुआ है, कोई भी क्या लिखा गया है, बात को समझते चलना, रिवीजन पूरा का पूरा करवा देंगे कि सर क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा एकदम अंडर हो जाए अपने अंडर। परमाणु का मतलब तुम समझो ये बाबू कि ये जो परमाणु है ये परमाणु में 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लड़ाई केवल 2 का है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इस मैदान से बाहर है। पूछो कैसे? क्योंकि उस पे कोई आवेश नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बचा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश और प्रोटॉन पे कैसा आवेश? अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश और प्रोटॉन पे कैसा आवेश? अब बताओ कि कोई भी अगर परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। और परमाणु संख्या, ये तीनों आपस में क्या होता है? सोचो बाबू कि अगर 4 को इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु में तो 4 प्रोटॉन भी होगा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 क्या होगा? और जितना माइनस उतना ही वो कट छट के क्या हो जाएगा? और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए परमाणु कैसा होता है? परमाणु कैसा होता है? परमाणु कैसा होता है? जबकि नाभिक कैसा होता है? तो बात क्लियर हो गया सर?
बोलो बात क्लियर हो गया सर। तो हम लोग मैटर कहाँ से छेड़े? तत्व से। कहाँ से छेड़े? जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया को रिवीजन करना है सर सबसे पहले। दूसरी बात यहाँ से केयर ये करेंगे बाबू, क्या केयर करेंगे सर कि एक और होता है सर जिसको हम लोग यौगिक कहते हैं, जो 9th क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हैं सर। क्या कहते हैं सर उसको? यौगिक। क्या कहते हैं उसको? यौगिक, एलिमेंट, यौगिक। दरअसल ये क्या होता है सर, तो जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बना। कैसा बाबू? अलग अलग परमाणुओं से मिलकर के बना हो, उसी को हम लोग जो नए गुण वाला पदार्थ बाद में बनता है सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? लिखेंगे सर, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ। अब पदार्थ में वो तत्व भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है सर? तो यौगिक। लेकिन यौगिक का ही परिभाषा दे रहे हैं, इस बात को निकले। पदार्थ, पदार्थ में क्या हो सकता है सर? तो तत्व हो सकता है सर। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, या ये पदार्थ जो होगा उसको लिखो, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में अभिक्रिया कर, आपस में अभिक्रिया कर नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है। पदार्थ का निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं सर? उसे क्या कहते हैं सर? जैसे हाइड्रोजन गैस यदि क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करे तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है सर। इसको संतुलित करने के लिए दो से यहाँ गुना कर देंगे सर। बोलो यस या नो सर। तो बताओ, ये हाइड्रोजन का गुणधर्म कुछ और था, क्लोरीन का गुणधर्म कुछ और था, लेकिन ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका गुणधर्म क्या है सर? तो कुछ और। जैसे हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दे बाबू, तो ये बना लेता है H2O। हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, लेकिन ये किस अवस्था में मिल गया सर? द्रव की अवस्था में मिल गया सर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो यौगिक। जिस तरह से तत्व के सूक्ष्मकण को परमाणु कह रहे थे, यौगिक के सूक्ष्मकण को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो अणु कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? बोलो बात क्लियर है सर। तत्व समझ में आया, यौगिक समझ में आया। सीधा चलो एक्सरसाइज। हम लोगों को पढ़ना था क्या सर? रासायनिक समीकरण और रासायनिक। बताओ, कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके और क्या कर ले सर? तो नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण कर ले, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं सर? रासायनिक। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो रासायनिक अभिक्रिया। बोलो यस या नो सर। बोलो बात क्लियर है सर। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया जब जब होती है, क्या बोल रहे हैं सर? कि रासायनिक अभिक्रिया जब जब होगी, रासायनिक अभिक्रिया जब जब होगी। बात को समझना, जैसे हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो ये क्या बनाया? H2O बनाया सर। क्या बनाया सर? तो देखो, इसमें दो बातें हैं। एक तरफ तीर के निशान के इस तरफ बात लिखा गया है और एक तरफ तीर के निशान के उस तरफ बात लिखा गया है। बोलो बात क्लियर है सर। जो तीर के निशान के बाईं ओर हो, किस ओर हो? तीर के निशान के किस ओर हो? बाईं ओर हो। तीर के निशान के किस ओर हो? उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं सर? और जो तीर के निशान के दाईं ओर, उसको क्या बोलते हैं सर? प्रतिफल। क्या बोलते हैं सर? यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला तत्व या यौगिक है, उसको क्या बोलेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला तत्व या यौगिक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला तत्व या यौगिक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। जो भाग लेता है, जो भाग लेता है, लेकिन जो अभिक्रिया के बाद उत्पाद के रूप में कुछ नए पदार्थ मिलता है। बात समझ में आया? उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? तो प्रतिफल। उसी बात को पीछे मेंशन किया गया है बाबू। क्या? तो देखो यहाँ मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? तो एक को बोला गया है अभिकारक, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं सर? तो अभिकारक। और यहाँ दिखता है बाबू प्रतिफल में कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने गए नए पदार्थ क्या कहलाता है सर? तो प्रतिफल। जो नया पदार्थ बना उसको क्या कहेंगे सर? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था उसको क्या कहेंगे? मैटर डन है? मैटर डन है? कोनो दिक्कत है?
अभिकारक समझ में आया, प्रतिफल समझ में आया, परमाणु समझ में आया, अणु समझ में आया, यौगिक समझ में आया, तत्व समझ में आया। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो मैटर डन है? आ जाओ अगला एक सर, अगला पेज पे चलो। और अगला पेज क्या करता है सर? क्या करना है? उदाहरण, हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका दूसरा नाम भी हम लोग क्या लिखते हैं सर? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? और ये जिस प्रक्रिया के तहत नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हो रहा है उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? तो रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं सर? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, अब वो पदार्थ या तो तत्व हो या तो यौगिक हो, जब वो अभिक्रिया करेगा और नए गुण वाला पदार्थ बनेगा तो जिस प्रक्रिया के द्वारा नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण हुआ उसी गुण वाले पदार्थ के उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो रासायनिक अभिक्रिया। बोलो यस या नो सर? बोलो यस या नो सर? अब रासायनिक अभिक्रिया को होने का कुछ ना कुछ क्रिया विधि है। क्या क्रिया विधि है सर? तो यहाँ बात को समझो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होता है, फिर वह परमाणु ही आपस में पुनर्गठित होकर और प्रतिफल में के रूप में अणु बनता है। जैसे बात को समझो, जैसे बात को समझो, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ये जो परमाणु है, इधर क्या है? परमाणु, ये पहले आपस में टूट करके, और वही जो क्रिया होती है जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, यही परमाणु टूट करके और क्या में बन जाता है बाबू? तो अणु में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि इधर जब भी बनेगा तो यौगिक ही बनेगा, इधर जब भी बनेगा अभिक्रिया होकर के तो क्या बनेगा? यौगिक ही बनेगा। तो यौगिक का सूत्रम कण क्या होता है? अणु, यानी अणु को फिर से तोड़ेंगे बाबू तो ये क्या में बदल जाएगा? तो परमाणु में। बोलो यस या नो सर? कहा कि दो परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण कर रहा है सर, फिर से तोड़ेंगे अणु को तो क्या मिल जाएगा? बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात डन हुआ सर? तो ये क्या था सर? तो उसका क्रिया विधि था सर, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। जैसे भी यहाँ पर बताएं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उसके अणुओं को टूट करके परमाणुओं में पहले परिवर्तित होता है और फिर यही परमाणु आपस में पुनर्गठित होकर के क्या बना लेता है सर? तो अणु बना लेता है। बोलो मैटर डन है सर? अगला रासायनिक अभिक्रिया की कुछ न कुछ विशेषता है। क्या है बाबू? कुछ ना कुछ विशेषता। जैसे हम लोग धातु और अधातु एक्सरसाइज को पढ़ करके आए हैं ना, सबसे पहला में लिखता है गैस की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? इसकी विशेषता क्या है रासायनिक अभिक्रिया की? कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इतनी सारी चीजों का हमको जानकारी लगभग मिल जाएगा। जैसे हम लोग धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा रहे थे, धातु की अभिक्रिया, जैसे मान लो कि सोडियम की अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा रहे थे। याद करो धातु धातु वाले चैप्टर में धातु के रासायनिक गुण में भी पढ़ाए थे कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बोलो यस या नो सर? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो बताओ बाबू यहाँ से ये क्या बना रहा था सर? तो NaCl और प्लस में कौन सा गैस बाहर करते रहा। तो ये भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कुछ नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण किया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई। और रासायनिक अभिक्रिया हुई तो एक बात का हमको जानकारी मिल गया, किसका सर? तो गैस की उत्पत्ति। यही तो लिखा है सर कि गैस की क्या होती है? बोलो यस या नो सर? यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सबसे पहली बात किस बात की जानकारी हमको मिल जाएगी? किसकी उत्पत्ति? और छेद का बनना। किसका बनना? किसका बनना? जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को हम लोग अभिक्रिया जब करवा रहे थे तो उसमें जो सिल्वर क्लोराइड बच जा रहा था अवक्षेप के रूप में, उसके तली के रूप में। बोलो यस या नो सर? तो यानी सर रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद इस बात की भी जानकारी मिलती है कि उसमें कुछ न कुछ तली में बैठ जा रहा है, यानी अवक्षेप के रूप में कुछ न कुछ क्या हो जा रहा है सर? तो बच जा रहा है। तो यानी अवक्षेप की भी जानकारी मिलती है सर। बोलो यस या नो सर? रंग में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा। तो नए गुण में क्या होकर हाथ पर निकल आएगा? क्या होगा? तो या तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा,
या तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, अरे बोलो, फिजिकली या केमिकली चेंज हो सकता है सर, बोलो यस या नो सर। तो यही बात को कह रहा है बाबू कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमको कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया से रंग में परिवर्तन का भी जानकारी मिल जाता है कि पहले था हाइसन और अब हो गया हाइसन। बोलो बात क्लियर है सर। उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके ताप में परिवर्तन, क्या में परिवर्तन, जैसे कुछ कुछ अभिक्रिया होने से पहले धातु को थोड़ा सा, जैसे सोडियम को तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाएंगे वो जल जाएगा, बोलो यस या नो सर। लेकिन जब वो किसी चीज से अभिक्रिया करे, रासायनिक अभिक्रिया करके कोई नए गुण वाला पदार्थ बना ले, बात समझ में आया, तो उसका जो ज्वलन ताप है, उसको जो जलने का क्रम है वो ऊपर नीचे हो जाएगा कि ऊपर यौगिक को भी लाएंगे और जल जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। तो उसके ताप में भी क्या हो जाता है सर, तो परिवर्तन हो जाता है जब रासायनिक अभिक्रिया करके नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है तब, बोलो यस या नो सर। आगे कहा था अवस्था में परिवर्तन, इसका डिस्कशन किए ना अभी कि क्या होता है सर। तो जब रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, दोनों किस अवस्था में है, लेकिन अभिक्रिया के बाद वो क्या बना ले रहा है, जल बना ले रहा है, वो किस अवस्था में हो जा रहा है, यानी उसका अवस्था भी परिवर्तन हो जा रहा है सर। यानी जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी बाबू, तो ये 5 चीज इसकी विशेषता है, ये 5 विशेषता तुम लोगों को याद होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या निकाले सर, तो क्या लिखे सर, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, बोलो मैटर डन है सर। जिनको लगता है कि उतारना है विशेषता, फटाक से उतारो, अगले क्लास में माफी नहीं देंगे बाबू। फटाक से हो गया, आगे चलें, कहा भजन कीर्तन करे। रासायनिक समीकरण दरअसल कहते किसको, वो तो टाइप ही नहीं किया है ना, कोई बात नहीं। कहाँ है, हले पीछे, कहाँ है, हाँ रासायनिक समीकरण, कौन सा समीकरण, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं उसको सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है सर, रासायनिक। ऐसे मत सोचो, ऐसे जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, मेरा भाषा समझना आसान से समझ में आएगा, ये सब किताब का भाषा लिखा हुआ है, बात समझ में आया, ये सब किसका भाषा लिखा हुआ है। हाँ, हमारे देश में अपना भाषा अनपढ़ लोगों की वजह से बचा हुआ है। इस बात को तो लोग मानते हो या नहीं मानते, पढ़े लिखे लोगों को प्रणाम बोलना शर्म लगता है ना, एकदम सीधा गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग पे आएगा और गुड आफ्टरनून, और ज्यादा मन खुश है तो एक बार फोन करके गुड नाइटो बोलता था, है ना। तो ये सब समस्या है। पढ़े लिखे लोग जो नहीं है वो लोग को देखो अपना ही भाषा में, चाहे जितना ओकरा पर संकट आ जाए, चाहे जितना ओकरा पर विपदा आ जाए, चाहे वो देसी पी ले चाहे विदेशी पी ले, बोलेगा अपने भाषा, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो इंग्लिश पी के तो इंग्लिश बोले लगा तुरंत, और जो देसी पिया थी से देखते हो ना रोडवा पर कैसे जैसे होली रहे, पूरा देसी, एक से एक बीरा, तो सब देसी के कमाल है। आ जाओ, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्या होगी सर, जब जब क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तब तब हम लोग किसी न किसी तत्व को हम लोग उसके संकेत या सूत्र द्वारा लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर, जैसे अभी हम कहें कि हाइड्रोजन, क्या बच्चा, हाइड्रोजन, क्या बच्चा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखना था, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, क्या से अभिक्रिया करेगा, तब ये बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बात को समझना, लोग सोचा कि हम जब जब रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे तब तब इतना लम्हर लिखेंगे, बड़ा कष्ट है कि नहीं है। इसीलिए लोग ने क्या किया कि उस अभिक्रिया को जो जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेता है या अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल बनेगा
उसको संकेत या अगर उसका कोई सूत्र होता है तो उसके सूत्रों द्वारा उसको क्या किया सर, तो लिखने की कोशिश की। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, रासायनिक समीकरण। कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, अब जैसे अमोनिया, अब लिखने में समय लगता है सर, उसी चीज को संकेत और सूत्र के रूप में ढाल दिया, एकदम सेम चीज को, उसी को क्या कहा गया सर, तो रासायनिक समीकरण। कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें भाग लेने वाले तत्वों को, चाहे वो तत्व हो चाहे वो यौगिक हो, कुछ भी हो, उसको संकेत और सूत्र में अगर लिख दिया जाएगा तो वही क्या कहलाएगा सर, रासायनिक समीकरण। जैसे इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, कभी कभी माय को मौसी, मौसी को माय बोल लिया करो, बोलल जाए। बगल से देखो वो बात जानती है कि माय मौसी में कोई अंतर नहीं है। मौसी को आदमी कभी कभी मम्मी भी बोल देता है, मौसी माँ। नहीं, मेरी एक मौसी एक्सपायर कर गई, नहीं रही अब, तो उसका जितना बाल बच्चा है वो मेरी मम्मी को माँ ही बोलती है। मौसेरी बहन तो औस करके ही माँ बोलती है, और चेहरा मिलता जुलता भी है मम्मी का मौसी से, हाइट वाइट सब, हाइट पर्सनालिटी सब मिलता है, एकदम वैसने है, चेहरा मोहरा सब। तो जब जब देखती है ना तब तब कहती है कि एकदम वो बहुत फोटोकॉपी हमारे मायरे है, तो ले जो। फिर हम यहाँ से माई को मौसी कहेंगे, वो घर चली तो माई मौसी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। किसी किसी का जब माँ मर जाती है ना तो मौसी को ही माँ बोल करके काम चलाते रहता है बेचारा। कई को ऐसा देखे हैं। और माई के बाद प्यार अगर किसी का मिले तो मौसी के मिले, कोई मौसी ही तो पल बढ़ के बड़ा हुआ है। हाँ रे, अगर हम तो कई को बैठे रहते जो मौसी ही पल बढ़ के बड़ी हो, नहीं तो नानी घर, हाँ नानी घर तो है ये, उन्हें उन्हें कई को तो है नानी घर। कौन कौन है नानी घर? ममानी नहीं ऐसे से न आवे नहीं ममानी के, 1 2 3, तुम 3 दिन से चौथा दिन नहीं टिक पाएगी, तुरंत भगा देगी ममानी। नहीं भगाएगी तो खूब बर्तन मसवाएगी, खूब झाड़ू लगवाएगी, खूब गोबर बढ़न करवाएगी, और अपने भैंस नींद खा के पोखराएगी। आ जाओ हाइड्रो, बताओ बाबू, इतना बात को लंबा लिखना दिक्कत है कि नहीं? इसीलिए हम लोग इस तत्व या यौगिक को उसके संकेत और क्या में लिखने का कोशिश किए बाबू, सूत्रों के द्वारा। उसी को हम लोग क्या कहें सर, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं सर, रासायनिक समीकरण। जैसे में अब यहाँ पर देखो लिखना कितना आसान हो गया कि चलो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर लेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा, 2 से गुना कर देंगे, संतुलित हो जाएगा। बोलिए यस या नो सर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रासायनिक। बताओ याद हो पाएगा कि अब नहीं हो पाएगा? कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, उसके संकेत और सूत्र द्वारा लिखते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, रासायनिक समीकरण। बोलो यस या नो सर। बोलो बात क्लियर है रे? भैंस नींद पुकरा आ रहा है, खाली पीछे बेंच। अब देखो ना, वो ओकरा देखेगा, वो ओकरा देखेगा, और जान सबको रहा होता है कि सर किसको कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टंटबाजी जरूरी है ना। बताओ बाबू, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण समझ में आया? यह 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरे को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कई प्रकार का, एक को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरे को बोलेंगे संतुलित। मतलब समझ में आता है कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ बराबर हो जाए सर, कुछ ना कुछ क्या हो जाए, दैट मीन्स संतुलित। और ऊपर नीचे रही से डंडी मार दे सर। एकदम बाजार में तो आदमी सब्जी लेवे जाता है तो सब्जी कैसन चढ़ा लिया तराजू पर, नहीं देखता है, फिर बाद एकदम टकटका के एकदम डंडिये देखे रहेगा, झुकते दा तनी सुन, और बाद फिर क्या करते हैं, दूध में चाहिए डाल देना धनिया। हम लोग जब रूम रेंट पे लेकर के गया में रहते थे ना, तो धनिया और मिर्चा फ्री में लेकर के ही आते थे। सब्जी उब्जी ले लिए तो मिर्चा और धनिया डाल दीजिएगा चाचा, तो चाचा डाल देते थे। और का महंगा रहता था तनी सुन, नहीं नियम था। जिस दुकान पे जाते थे ना हम लोग सब्जी लेने, तो वहाँ का नियम था, बस एक ही दुकान से लेते ही थे हम लोग, ये नहीं कि बाजार के लिए झोला लेके, बस वो दुकान फिक्स गए, वहां से सब्जी उठाए, चाचा मिर्चा धनिया भी डाल दीजिएगा। चाचा मिर्चा और धनिया डाल दिए सांझ के,
ओकरे अब चाहे सूंघते रहो रूम में रख के, चाहे बना के वो खा जाओ। अब तो धनिया नहीं महकता है दोस्त। पहले धनिया जब एक घर में कटता था तो दूसरे घर में महक चल जाता था कि फलाना ही धनिया डाल के सब्जी बन लो है। या तुम लोग को उसको सब महक नहीं सुना होगा, तुम लोग तो अपने 5G जमाना में आया है। सुनी है, पहले का धनिया बहुत महकता था मैया। धनिया के खेत पे चले जाते तो धनिया के खेत में धनिया धनिया महकते रहता था। लेकिन अब तो काट के नाक में घुसेड़ लो तैयो नहीं लगता कि खरथुआ ला के दे देना है कारे। अब महकता नहीं है क्योंकि सर पूरा एकदम पौष्टिक आहार ऊपर से जो हम लोग बोरे बोरे ला के दे रहे हैं ना उसको। हाँ कौन सी महकता? अच्छा महंगा वाला महकता है। सत्यम से मुझे बताएगा कि कौन धनिया महकेगा और कौन धनिया नहीं महकेगा। बहुत फ्रॉड हो गया है जमाना ना। बताओ आदमी कैसे जिएगा रे बाबू? ऐसे खाएगा ऐसे पिएगा तो बताओ कैसे जिएगा? जी बहुत खतरनाक। अभी कुछ दिन पहले वो मसाला वाला पैकिंग वाला जो मसाला था ना, है ना, उसमें अभी बहुत मामला चल रहा था, मैटर चल रहा था उसमें कुछ वैसा चीज है जिसके चलते भी मैटर चल रहा था पूरा। तो हम लोगों को खिलाया भी वही जा रहा है कि बेटा ज्यादा दिन नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, जितना जल्दी जल्दी आइए, जितना जल्दी जल्दी निकलिए। एकदम आइए जाइए, यहाँ मेला है, घूमिए और निकल जाइए। आ जाओ। संतुलित रासायनिक समीकरण बताएगा कि किसको कहते हैं बाबू? बताएगा। मेरे पास तो डेयरी मिल्क है तो काम मैंने किया कि सबको बांटते हैं। सब बोल देता ये बच्चा को 2 चॉकलेट मिला था और ये बच्चा नहीं रहा, 29 साल के हो गया। तो सोच रहे हैं कि ये बच्चा वो बच्चा को दे दे। तो तुम लोग अभी एक समीकरण पूछे एकदम टनाटन 5 सभ्य मिलकर के बोलेगा तो सभ्य को खिलाएंगे डेयरी मिल्क। और अगर बेटा एक में भी फंस गया तो सबसे 10-10 रुपए वाले डेयरी मिल्क हम लेंगे। सोचो रिस्क कितना बड़ा कवर कर रहे हैं। अगर एक आदमी फिर सबको देगा, अगर तुम लोग मिला जुला के सारे सवालों का जवाब देते चले गए तो अगर फंस गया 5 क्वेश्चन में तो सबसे एक डेयरी मिल्क लेंगे। अगर स्वीकार है तो शर्त लगी, अब क्लास को शुरू किया जाए। क्या कि हम रिक्स इतना बड़ा ले लें, तुम लोग के पास रिक्स पड़ेगा तो एगो 10 रुपया का रिक्स पड़ेगा एक लेकर, और मेरे ऊपर पड़ेगा तो यहाँ तो 600-700 का रिक्स पड़ जाएगा। तो बताओ रिक्स कवर करने तैयार है? तैयार है? चलो हम 2 को देकर के चकमा दे रहे हैं तुम लोगों की। ये केवल दिखाने के लिए है बेटा। आना तो चॉकलेट मेरे ही पास है सबसे, ठीक है, कि मेरे पास क्वेश्चन का तो एक से एक भंडार है। हम तो घुमा के फिरा के एकदम 1 by 1 पूछ कर बैठा देंगे। वैसा तो नहीं है। खड़ा हो जाओ बेटा, तुम ही थोड़े से हम शुरू करते हैं। बताओ परमाणु का आकार कैसा होता है और अणु का आकार कैसा होता है? तुम अभी के अभी चॉकलेट बेटा लेकर के आएगा। चलो आ जाओ। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कई प्रकार का? कई प्रकार का? एक को क्या बोलते हैं? एक को क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं सर? तो कहेंगे वैसा रासायनिक समीकरण। कैसा रासायनिक समीकरण? वैसा रासायनिक जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक तथा दोनों ओर अणु तथा परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए? लिखेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें अभिकारक, क्या बाबू? जिसमें क्या बाबू? अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक तथा दोनों ओर अणु तथा परमाणुओं की संख्या, दोनों ओर अणु तथा परमाणु की संख्या क्या हो बाबू? तो समान होती है। क्या होती है? उसी को हम लोग कौन सा समीकरण कहते हैं?
संतुलित रासायनिक। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे सर क्या कि हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस बाबू, यदि क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर लेती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा था। देखो इधर हाइड्रोजन कै गो है, उधर हाइड्रोजन कै गो है, इधर क्लोरीन कै गो है, उधर क्लोरीन कै गो है, मतलब सर दोनों तरफ समान है क्या, मतलब दोनों तरफ बराबर नहीं है, जिसको क्या कर लेने का, तुलना कर लेना। बताओ लगता है कि इधर 2 से गुना कर देंगे बाबू तो हो जाएगा। 2 को हाइड्रोजन इधर तो 2 को हाइड्रोजन, 2 को क्लोरीन इधर तो 2 को क्लोरीन। बहुत विस्तार से संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण का ढेर सारा एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किया गया था तुम लोगों को क्लास में। बोलो यस या नो सर। जितना मेहनत करवा रहे हैं बाबू सच मानो में तुम लोग लगातार उतना मेहनत करोगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। बताओ इतना बार बार रिपीट कोई करता है रे बाबू? लेकिन फिर भी अगर तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो हमारे पास अगर कोई उपाय होता कि एगो मेमोरियल निकाल कर दे देवे के तो हम दे देते, और कहते कि तुम लोग कॉपी कर लो फटाफट और लेके चल जाना एग्जाम में, या घोर के दारू नियन एक बोतल पिला देवे के रहता कि लो तो हम तो एकदम मजे से एकदम मस्त सोफा उफा लगवाते एकदम बाबा नियन बैठते एक दिन, आओ बच्चा आशीर्वाद है, एक गिलास पियो 1 साल के खिलाओ और निकलो, हम भी आराम में तुम भी आराम में। बोलो यस या नो। होता है ऐसा? ये नहीं होता। 1999 रुपये दो, 249, 2049 दो, ऐसे कर करके बिल रहता कि कै डिवीजन वाला घोर के पिलाना है, तो कितना डिवीजन तक लाना है, कै नंबर तक लाना है, वही हिसाब से फिर वहां रहता था चार्ट पेपर टांगल रहता। बात समझ में आया? और देते और पिलाते और निकाल देते, चलो निकलो यहाँ से भागो, जाओ एग्जाम देना, खुशी खुशी आशीर्वाद है बच्चा। लेकिन चच्चा के पास तुम्हारा कोई ऐसा उपाय नहीं, बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आया बच्चा? तो पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय। और तुमको तो कजर कटाई करे से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। कई दिन कजर कटाई करोगे? 1 दिन कजर कटाई कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, अभी से तोरा बेटा 28-29 साल तक यही करना है। कई दिन कजर कटाई करोगे? बात समझ में आ रहा है? 1 दिन 2 दिन का काम ऐसा रहे कि कजर कटाई कर लो। घरे बता दे रहे हैं पढ़ने के लिए अगर कोई काम करने बोले तो काम एक बार ऐसा करो कि दोबारा करने के लिए कोई ना बोले। मम्मी कहे गोबर ठोके तो एकदम ला के एकदम दुहारी जहां मेन गेट है उनमें ठोके। बात समझ में आया? तो एक बार काम ऐसा कर दो कि दोबारा कोई करने ना बोले। कहीं नहीं ठोकना है, एकदम ला के एकदम फ्रंटे पे ठोक देना। ये लीजिए मम्मी टाइल्स बैठे जी आ जा। उसके बाद मम्मी का तो फिर एक से एक ऐसा ऐसा लाइन निकालेगी ना कि कोई ग्रंथ खोल के निकालेगी, उसमें माने नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो हम जानती हो तो तहने थोड़ा नीमक चटा के मार देती हो ना, कितना कुला छना ना। सबसे पहला शब्द निकल तो हम जानती हो ना, तहने नीमक चटा के मार देती है। मम्मी के एकदम सबसे फेवरेट डायलॉग रहता है, बोलती है ना नीमक चटा के मार दो। टोटा काहे नहीं चाप सकते थे? क्या जरूरी था नीमक खोजे जाना? वो भी आयोडीन वाला खिलाते कि बिना आयोडीन वाला, बचपन में हमको पता भी नहीं चलता। सीधा सीधे टोटा काहे नहीं चापे? अब पता नहीं यार, अब मम्मी लोग बताएगी कि ऐसा होता है क्या कि नीमक चटा के मार देती हो, जानती हो। अब पता नहीं, चटा देगा भरपेट नीमक तो मर नहीं जाएगा बच्चा, मर जाएगा। बात समझ में आया? मर जाएगा। नीमक अगर थोड़ा सा 1 चम्मच भी बच्चा को घोर के और दे देगा, पिला देगा कोई तो मर जाएगा। ऐसी डायलॉग नहीं देती है उसे, बुढ़ियन जानती है कि कैसे कैसे मारना है नहीं? आ जाओ। पहली बात। दूसरी बात की मम्मी लोग को ओलंपिक खिला दिया जाए तो 1 गोल्ड मेडल से तो एकदम निश्चित है देश को। पूछो कैसे? कभी भी मम्मी कुछ फेंक के मारे तो मजाल है कि निशाना चुप जाए, चाहे जितना स्पीड भागते रहो। अगर चप्पल फेंक के मार दी तो एकदम लगता है कि चप्पल वो एकदम मम्मी ने साथ देती है, एकदम यूं टर्न ले लेगी और धाई से ले आके लग जाएगी। जैसे गेट से भाग रहा हो वैसे करते करते गेटवा से उन्हें घुरते घुरते धाई से लग देता। इतना जबरदस्त निशाना, मजाल है कि निशाना चुक जाए। आज तक हमारे माई के निशाना न चुका, जेकरा मार ले लग गए। अभी हम सोच रहे ओलंपिक खिलवाए निशानेबाजी में, है ना? तो 1 गोल्ड मेडल देश के नाम अभी से फिक्स कर लो। किसी को भी मम्मी को भेज दो गोल्ड मेडल में, ओलंपिक में एकदम गोल्ड मेडल लेके आएगी, कि आओ निशानेबाजी में होना चाहिए। हुआ है ना ऐसा? मम्मी मारती है तो एकदम लगिए जाता है ऐसा, चाहे छोलनी फेंक के मार दे, चाहे चमक खोरनी भी फेंक के मारती है कभी कभी, खोरनी से। आ जाओ। इस समीकरण को कौन सा समीकरण कहेंगे बाबू? संतुलित रासायनिक समीकरण। जिस तरफ अणु तथा परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए बाबू तो समान हो जाए, उसको कौन सा समीकरण कहेंगे? संतुलित रासायनिक
समीकरण संतुलित रासायनिक। और दूसरा समीकरण कौन सा समीकरण है? असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें अणु तथा परमाणु दोनों तरफ अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों और अणु तथा परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? असंतुलित। इसी समीकरण को यहाँ पर लिख दो ना बाबू, H2 + Cl2, और खाली लिख दो क्या सर? HCl। देखो दोनों तरफ समान है क्या? तो बताओ इस समीकरण को कौन सा समीकरण करेंगे? असंतुलित रासायनिक। बोलो यस या नो सर? बोलो मैटर डन है सर? कोनो दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। आज ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं? आवाज तो ऐसे भी जाएगा और नहीं जाएगा तो ऐसे उठा लेंगे, चला जाना तो किसी तरह से भी है। नया टेक्नोलॉजी है ना, लगाने की कनपटिया को दोनों से चाप ले जाओ, वही मैकवा ठीक है। अपन पलक में फंस लीजिए, लगता है कनपटिया को दोनों दिन सही से चाप ले जा रहा है। ध्यान देना, कुछ कुछ इक्वेशन है बाबू जो तुम्हारे पास यहाँ है। कैसे है सब? तो देखो यहाँ अगला पेज, उतारना तो किन्हीं को नहीं है। बताओ इसका परिभाषा लिखा जाएगा ना? वैसा रासायनिक समीकरण। कैसा रासायनिक समीकरण? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों और अणु तथा परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे अगला पेज में देखो, कुछ कुछ अभिक्रिया दिया गया है सर, कुछ कुछ अभिक्रिया दिया गया है सर। अरे बोलो, कुछ कुछ अभिक्रिया को क्या किया गया है? दिया गया है। इस अभिक्रिया को क्या करना है सर? तो संतुलित। क्या करना है? संतुलित। बताओ हो पाएगा? बताओ पहला अभिक्रिया क्या लिखा गया? H2 + Cl2, एक संतुलित करके लिख देवल गया है। बोलो यस या नहीं? तो बताओ, देखो इस अभिक्रिया को पहले देखो, ये हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया किया तो ये क्या बनाया? हाइड्रोक्लोरिक। दो हाइड्रोजन इधर था, दो हाइड्रोजन क्लोरीन इधर था। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। देखो यही बात तो लिखा गया है सर। इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे सर? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है, क्या देखो बाबू ये क्या बनाया है? H2O, जल बनाया है सर। हाइड्रोजन इधर कैगो, इधर ऑक्सीजन कैगो, इधर हाइड्रोजन कैगो, उधर ऑक्सीजन कैगो। मैटर गंभीर है, मैटर। बताओ इसको संतुलित कैसे किया जाएगा? तो आपको पता चलेगा कि ए मास्टर साहेब, H2O, देखो 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है। अगर इस ऑक्सीजन को 2 करना है तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हो गए 2 दूनी के। तो मैटर पूरा गंभीर है, 2 दूनी के। अब हाइड्रोजन एक तरफ 2 गो और एक तरफ, एक से बेस तो पहले ही ना था सर, लक्षणगर देखे में लग रहा था। अब तो एक लक्षण नियन कर दी, तब 2 से यहाँ भी गुना कर। अब 2 दूनी की 4 और 4। बोलो यस या नो? अब लगे लगा? पार्लर से आ गए। ठगाने का कई एक जगह है, उसमें से सबसे भयंकर जगह है वो, और उसका झटका खाया हुआ आदमी जीवन में कभी भूल नहीं पाता। आज ध्यान देना, अगला इक्वेशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया। किससे अभिक्रिया किया? एक बात बताओ, मैग्नीशियम धातु की अधातु क्या है? यह धातु है, और धातु जब जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु अधातु चैप्टर में पढ़ा करके आए ना कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। बोलो यस या नो? यस या नो? याद आ रहा है? धातु के रासायनिक गुण में पढ़ाए थे। धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, कौन कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता था, कौन कौन तीव्र गति से अभिक्रिया, कौन कौन मंद गति से अभिक्रिया, कोई कोई बिल्कुल अभिक्रिया नहीं। फिर धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाएं, कोई धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया किया, कोई धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया किया, कोई धातु भाप के साथ अभिक्रिया किया, कोई कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद धातु का रासायनिक गुण में अगला पढ़ाए थे, धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु को अम्लों के साथ अभिक्रिया, फिर धातु के ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया। अरे बोलो, ये सारी चीज को पढ़ करके आए हैं सर। यही सब बात को तो दोबारा से पढ़ना है बाबू। और तुम लोगों का आसमान से क्वेश्चन थोड़ी टपकना, थोड़ा सा मेहनत कर लो यार। एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कोशिश कर रहे हैं,
कम से कम उसका फायदा उठा लो। बार बार कोई चीज को रिपीट करने का मतलब सर 3 घंटा का एग्जाम 2 घंटा में लिख के निपटा के और बैठ जाने का क्षमता डेवलप करो यार। उतना तुम लोगों को तैयारी दिया जा रहा है, उतना प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तरह तरह का क्वेश्चन बार बार निकाल करके लाया जाएगा, लेकिन क्लियर करोगे तब ना बाबू। नहीं करोगे तो ऐसी तेंगे तेंगे होकर के और रह जाओगे, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। बात को समझो। बगलवा वाला को देखते हो को तो ऐसने है तो हम कैसन रह गए, फिर से तुलना करोगे। इमेजिन करो, मेरा एक बात को बहुत गंभीरता से समझना, जब तक कि दुनिया के जाल में फंसे रहोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पिछले क्लास में हम बहुत ढंग से समझा रहे थे, कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है तब तुम कहीं पहुंच पाओगे। अभी तुम लोगों को काम यह है कि दुनिया में, इस संसार में ऐसा रहने का है, ये संसार मेरे लिए है ही नहीं, इस चीजों से हमको कोई वास्ता नहीं। सोचो कि अगर ये दुनिया अभी विनाश हो जाए और एक अकेला इंसान कोई बच जाए, बताओ वो अपने आप को क्या नाटा कहेगा, क्या वो अपने आप को लंबा कहेगा, क्या वो अपने आप को गोरा कहेगा, क्या अपने आप को वो काला कहेगा? कुछ नहीं कहने के लिए उसके पास शब्द होगा। वो कुछ कह सकता है, हम हिंदू होंगे, हम मुस्लिम होंगे, हम क्रिश्चियन होंगे, हम उसके बाद भी आ जाओ तो हम ग्वार होंगे, तो हम कोयरी होंगे, इस तरह का शब्द उन लोगों को उसके पास रहेगा। इमेजिन करके देखो कि पूरा अभी यहाँ की यहाँ नष्ट हो जाए पूरा, और तुम एक अकेला बच जाओ, बताओ अपने आप को क्या कहो? तुम्हारे पास मुंह बंद हो जाएगा, तुम्हारे पास शब्द नहीं रहेगा तुलना करने के लिए। अभी भी इस संसार में हम लोगों का स्टूडेंट लाइफ है ऐसे ही जीने का है। मेरे लिए ये कोई काम की चीज नहीं है। हम थोड़ा दिन मेहनत कर लेंगे, दुनिया के काम हम आ जाएंगे। हमारे लिए ये सब कोई चीज काम का नहीं। मोबाइल आगे पीछे एकदम सुतते उठते बैठते एकदम कितना तो लेके जाता होगा बेटा, एक हाथ में लोटा एक हाथ में मोबाइल, और आगे जाके कचाक से चढ़े कचड़ा हो गया, हो जाता होगा, क्योंकि लोग मोबाइल के इतने दीवाने हो गए हैं। वो चीज तुम्हारे कोई काम का नहीं है बाबू, बात को समझो। तो ऐसे जीने का है कि दुनिया को एक कोने में रख देने का है और एकदम वो शॉट मारना है रोनाल्डो वाला, एकदम ये पार्टी से वो पार्टी चला जाए। हमको अभी फिलहाल इस सब चीजों का कोई वास्ता नहीं रखना है यार। अभी अपना दुनिया कॉपी किताब में बसाने का है। अभी मन लगा लो थोड़ा दिन, उसके बाद फिर तुमको कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा पढ़ता काहे नहीं। बस यही तुम लोग का अंतिम समय चल रहा है कि आदमी टॉर्चर कर रहा है कि बेटा पढ़ता काहे नहीं। 10वां के बाद तो ऐसा लड़कन को होश ठिकाना आता है ना, वो खुद ब खुद पढ़े लगता है। जैसे उसका रिजल्ट उपचाप होता है ना, होश ठिकाना आ जाता है, आईएएस में एकदम जरूरत नहीं पड़ता है कहे कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ओकरा झटका पड़ल रहता है। तो हम सोचते हैं कि वो झटका तो लोगों को ना पड़े, उस झटका को भी अवसर में बदल लो और एक बेहतर जीवन को अवसर की तरह जीते निकल जाओ यार। कि तो बार बार किसी न किसी को टॉर्चर करे पड़ रहा है, बाबू ऐसे पढ़ो, बाबू ऐसे पढ़ो, बाबू पढ़ो तो बाबू लिखो, तो यहाँ पढ़े आया था तो लिख का रहा है, तरह तरह का बात क्या सुनना पड़ता है तो लोगों को। ये सब बात, एगो मेरा दोस्त था, वो मेरा रूम था और उसके 10 कदम बाद, मतलब 1-2 घर रूम बाद उसका रूम था। रूम पे रहते थे। तो एक बार तो हम लोग गए सब मूवी देखने गए, तो पापा इसके फोन किए, एकदम पूरा हार्ड सिक्योरिटी, इतना हार्ड सिक्योरिटी में लड़का रहता था कि मत पूछो। जितना सिक्योरिटी हार्ड रहा उतना सफल भी आज है। तो जितना हार्ड सिक्योरिटी में रहता था, पापा पढ़ रहे हैं। अगर वो लड़का मूवी भी देख रहा है, बगल में बैठे हुए हैं, हॉल में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पापा बाद में फोन करते हैं, सटाक से फोन काट दिया कि बाहर से आवाज ना जाए, और जाए भी थोड़ा बहुत तो समझ में पापा को ना आवे कि गाड़ी का आवाज था, कि कोई हुक्का हुक कर रहा था, कि कोई चिल्ला रहा था, कि फिल्म चल रहा था, गाना चल रहा था, एकदम सटाक से बाद में फोन करेंगे। फिर जब हॉल से निकले, फिर रूम पे पहुंचे वाले थे, फिर फोन किया, पापा कहाँ है बेटा? पापा पढ़ रहे हैं। मतलब उस दिन सामने में 3-4 बार फोन आया, पापा भी उनके इरिटेट हो गए। बोल रहे हैं कि गया भेजे हैं तुमको पढ़ने के लिए, खाली नहीं लिखने के लिए भी, कभी लिखा भी करो। जब फोन करते हैं तब कहता है कि पढ़ रहे हैं, कभी लिख भी लिया करो, तो खाली पढ़ने ही भेजे हैं तुमको। उसके बाद वो लड़का समझ गया कि हमारी चोरी आज घर आ गए। जब फोन करा तुम पापा तो कहा ये पढ़े थे। कभी कभी कहना भी चाहिए कि खेल रहे हैं पापा, तो घूम रहे हैं पापा, तो नहीं, पापा पढ़ रहे हैं। तुम बेटा घर 1 मिनट नहीं पढ़ता था, अब गया भेजे खाली पढ़ ही रहा है, तू लिख भी नहीं रहा है। तो गार्जियन नहीं समझ जाता है, समझ जाता है, उसको तुम मूर्ख नहीं बना सकते हो। गलत काम करके पैर भी अंदर रखोगे ना, गेट के पहला कदम, तो गार्जियन समझ जाएगा कि बेटा कुछ करके आया। बात समझ में आया? तो हम लोग तो अपन बाल बच्चा में जीपीएस लगा देंगे,
वो जमाना आ जाएगा ना है कि चल बेटा घूर कहाँ चला आते हम पीछे पीछे आ गए, तो जीपीएस लगा देंगे सर, कहेंगे कि ये बाबा दिल ने मंत्र होकर में कर बेटा बना देंगे। सीधा उपाय ना है, तो हम लोग उस जमाने में। बताओ बाबू, ये भी लगता है कि संतुलित किया गया समीकरण है सर? बोलो बाबू। जैसे देखो AlCl3, बात को समझना, हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। क्या है बाबू? AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, यही ना बाबू। और ये अभिक्रिया करके क्या बनाया है? AlOH3 का OH3 और फिर क्या बनाया? प्लस CaCl2। आप इसको संतुलित करो। आप कैसे संतुलित करोगे? एल्युमिनियम इधर भी एगो, तो एल्युमिनियम इधर भी एगो, क्लोरीन इधर 3 गो, इधर क्लोरीन कैगो? मैटर यहीं फंस गया सर। कैल्शियम इधर एगो तो कैल्शियम इधर एगो, ऑक्सीजन इधर से 2 गो यहाँ से और 3 गो यहाँ से, मैटर आगे पीछे है। इसी समीकरण को हम लोग असंतुलित कहते हैं और इस समीकरण को संतुलित यहाँ किया गया है। बताओ बाबू कैसे संतुलित किया गया है? कैसे किया गया है? बात को बहुत इत्मीनान से समझना। देखो इधर एल्युमिनियम कैगो था? एगो। इधर भी कैगो था? विवाद कहां से खड़ा हो गया? ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैगो? इधर कैगो? अब बाबू ना दुक्का पहाड़ा में 3 आता है ना 3 का पहाड़ा में 2 आता है, तो कुछ ऐसा संख्या से गुना करना पड़ेगा जो दोनों में फैक्टर हो जाए सर। जैसे 3 दूनी की 6, 2 तिया के 6, एक में 2 से 3 से गुना करके बराबर किया जा सकता है सर। तो यही किया गया है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो था, यहाँ 3 गो था, इक्वल करने के लिए 2 से गुना कर दिए 3 दूनी के, यहाँ 3 से गुना कर दिए 3 दूनी के। अब बताओ 2 गो ऑक्सीजन इधर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इधर कै गो हो गया? 3 गो। इधर ऑक्सीजन कै गो? 2 गो। और इधर ऑक्सीजन कै गो? 3 गो। अब बताओ कि अब मैटर क्या है? अब मैटर क्या है? इसको संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ ऑक्सीजन कै गो? अरे मारेंगे मेरे गधा। यहाँ ऑक्सीजन 2 होल ट्वाइस लगा हुआ है, तो 3 दूनी के और 2 तिया के, मैटर तो डन हो गया इसका। अब आ जाओ बाबू, एल्युमिनियम इधर कै गो था? एगो था। इधर 2 से गुना किया था ना 2 गो हुआ, 2 से यहाँ पे गुना कर दिए 3 दूनी के 6 गो क्लोरीन। तो बताओ यहाँ क्लोरीन कै गो था? 2 गो। तो 3 से यहाँ भी गुना किए थे 3 दूनी के 6 क्लोरीन। लेकिन कैल्शियम कै गो हो गया? 3 गो। तो यहाँ तो कैल्शियम 3 गो हो गया। बोलो यस या नो सर? ऐसे समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण कहते हैं? संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण याद आ गया सर? डिवीजन हो गया एक मरतबा सर। कुछ कुछ उदाहरण है, इसको उतारना है तो फटाक से उतार लेंगे सर। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। चलो अगला पेज पर चले हम। बोलो चले कि उतारना है? फटाक उतार दो। तो थोड़ा थोड़ा बाबू, थोड़ा सा मेहनत किया करो बाबू, और हमारा भी लाज रखो। आज हम 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्टेशन गलत चले जाए मार्केट में कि हाँ आरिफ सर तो आप खाली घुरा तुम पढ़ाते नहीं है। नहीं तो लगे के चाहिए कि पढ़ाते हैं। अभी 12 चट्टी देने जाएंगे तो कहेगा ले हाथ ले चल। अब पढ़ाना लिखाना लगता है छोड़ दिए सर ना, नहीं दिखाई देते हैं सब दिन तो हनिये देने रही हो, हमारा देने कहना आई थी। उतारो उतारो, देखने में दिक्कत हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
कोचिंग में है सर। अरे यार गलती हो गया मालिक, सॉरी। आज हम नहीं आज भिजवा दे रहे हैं, आज हम पहुंचा देंगे। हाँ मेरे से गलती हो गई यार, हम ही भिजवा दे रहे हैं पेपर बन सके। आज हम भिजवा दे रहे हैं, हम पहुंचा दे रहे हैं थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, आते हैं। तो 10th वालों को क्लास था सर आज। हाँ बस 9 बजे जाएगा एग्जाम देने, बस थोड़ी देर का और क्लास हो जाएगा। हो गया बाबू, हो गया। अगला पेज पे चले और उसके बाद रासायनिक क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण के अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं क्या है सर, उसका उपयोग क्या क्या है सर, उस बारे में चर्चा क्या है बाबू। तो अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिल जाता है कि अभिकारक और प्रतिफल ठोस है, द्रव है, कैसे कैसन है ना, लक्षण है, कुलक्षण है। उष्मा क्षेपी और उष्मा शेषी अभिक्रियाओं की जानकारी मिलता है। कहने का इसका मतलब है कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब तब या तो उष्मा का निष्कासन होता है या उष्मा को लिया जाता है। जैसे पौधे भोजन बनाते हैं अपना, कब बनाते हैं, जब उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है। यस या नो सर। तो कुछ जो है उष्मा बाहर से लिया जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ अभिक्रिया होती है कि चूना को लाके पानी में डालो तो देखो वो खोलने लगता है, यानी वो हीट देता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है बाबू, तो या तो उष्मा को लिया जाता है या तो उष्मा को, यही कहता है उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी। जो उष्मा क्षेपी लिखा हुआ है वो हीट देता है, और जो उष्मा शोषी लिखा हुआ है वो हीट देता है। यानी सर इसकी भी जानकारी देता है सर। आगे कहता है गैस की उत्सर्जन की जानकारी देता है, जिसका डिस्कशन पीछे करके आए। बोलो बात क्लियर है सर। तो ये किसको उपयोगी बनाना था सर, तो रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का पीछे राज क्या था सर। तो ये क्या क्या, तो भौतिक अवस्था की जानकारी देता है सर। दूसरे में उष्मा शोषी है कि उष्मा क्षेपी, उसकी जानकारी देता है कि क्रिया कर रहा है तो उष्मा ले रहा है कि उष्मा दे रहा है। और उसके बाद गैस का जो उत्सर्जन होता है उसकी जानकारी देता है। बोलो यस या नो सर। साथ साथ और छेप की बनने की भी जानकारी देता है कि कुछ तलिए में बच भी जा रहा का, ऐसा चीज कुछ है का जो घोटा नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा, उसी को क्या कहते हैं सर, तो अवक्षेप का बनना। अभी अवक्षेपन अभिक्रिया आगे रिवीजन करवाएंगे सर। उसके बाद अभिक्रिया की शर्त की जानकारी देता है कि सर कौन कौन कंडीशन के साथ अभिक्रिया हो रहा है। बात समझ में आया सर। कभी कभी कोई कोई अभिक्रिया होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कोई कोई अभिक्रिया होता है कि जो निकेल की उपस्थिति में होता है, कोई कोई सर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। बोलो यस या नो सर। बात समझ में आया। आगे कहता है अभिक्रिया उत्क्रमणीय की जानकारी देता है कि किस तरफ से किस तरफ अभिक्रिया हो रहा है। तीर का निशान का मतलब क्या समझ रहे, बोलो क्लियर है सर। अगला सर विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। मैटर तो यहाँ से था ठोकैया, तो कल यहाँ से शुरू हो गया है ना। तो वो तो केवल रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ रहे थे सर। अब है देखो रासायनिक समीकरण का कईया, रासायनिक अभिक्रिया का कईया गो प्रकार, जिसमें से सबसे पहला अभिक्रिया है। हम केवल डिफाइन करेंगे, सारा बात तो लोगों को पढ़ा दिया गया है, केवल हम डिफाइन करेंगे। जो बात जिनको उतारना होगा वो उतारेगा और नहीं उतारना होगा हम एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या बोल रहा है बाबू, संयोग का मतलब होता है जुड़ जाना। संयोग का मतलब क्या होता है, संयोग का मतलब होता है क्या हो जाना सर, जुड़ जाना। संयोग का मतलब क्या हो जाना, तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो को है सर, और ये दोनों आपस में जुट करके और एक ही को बड़का को बन जाए। बात समझ में आया। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, संयोजन अभिक्रिया। कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, जब आपस में अभिक्रिया करती है तो वो कितने भाग एकल पदार्थ का निर्माण करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, संयोजन अभिक्रिया। देखो तो लिखा है सर, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व हो चाहे यौगिक हो, परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो संयोजन। जाहिर सी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया होगी बाबू, तो जो पहले का पदार्थ था उसका गुणधर्म से भिन्न गुणधर्म वाला पदार्थ निकलेगा सर।
है ना सर। लेकिन इसका मेन मोटिव ये है कहने का कि जब दो या दो से अधिक यानी दो छोटा छोटा चीज मिल करके एक बड़े चीज का निर्माण कर ले सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर देखो यहाँ क्या देखना, उदाहरण तो इसका सटीक है सर। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है सर। दो पदार्थ को मिलाएं एकल पदार्थ का निर्माण हुआ, बोलो यस या नो सर। दो पदार्थ को मिलाएं एकल पदार्थ का निर्माण हुआ। इस अभिक्रिया को कैसा अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे अभी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे थे तो H2O बन रहा था, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो चीज नहीं रहा आप सर, ये एकल पदार्थ का निर्माण हो गया। कौन सा पदार्थ, तो जल का निर्माण हो गया सर, बोलो यस या नो सर। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का एक से एक संदार क्या है सर, तो उदाहरण है किताब में, जो पीछे जब पढ़ा रहे होंगे तो हम उदाहरण तुम लोगों को लिखाए होंगे, बोलो यस या नो सर। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो K2O पोटेशियम मोनोऑक्साइड, बोलो यस या नो सर। तो देखो दो दो चीज को मिला रहे हैं सर और इधर एक चीज उत्पाद के रूप में बच रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो संयोजन अभिक्रिया। यही बात को लिखा गया है, बोलो बात क्लियर है सर। दो तत्वों के बीच संयोग की अभिक्रिया, चाहे वो तत्व भी हो सकता है या तत्व यौगिक भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए परिभाषा में ही यहाँ लिख दिया गया कि तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है। यही कहा था कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग किया तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दो पदार्थ मिला एकल पदार्थ का निर्माण हुआ सर, दो पदार्थ मिला एकल पदार्थ का निर्माण हुआ। तो डेफिनेशन कैसे बोलने का, बोलने का है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ चाहे तत्व या यौगिक क्रिया करके एकल पदार्थ का निर्माण करता है, केवल एक पदार्थ बनाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, तो दैट्स ऑल। आ जाओ बाबू आगे चलो, आगे क्या कहता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, बोलो यस या नो सर। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो दो पदार्थ है और निर्माण कैसा पदार्थ किया, एकल पदार्थ। ये अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो संयोजन अभिक्रिया। आ जाओ बाबू, जैसे लोहा गंधक से यानी सल्फर से अभिक्रिया किया तो FeS बनाया सर, दो पदार्थ को मिलाया एकल पदार्थ का निर्माण हो गया सर। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो बोलो बात क्लियर है सर। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे सर, जिसमें दो पदार्थ जुटे और एक पदार्थ का निर्माण करे, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। अब मेरे हिसाब से लगता है कि दिमाग से नहीं निकलेगा तुम लोगों को, बोलो बात क्लियर है सर। उदाहरण भी लिख पाओगे आप, सक्षम हो सर, उदाहरण भी लिखा जाएगा सर। आ जाओ अगला खाता, एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच अभिक्रिया। एक तत्व या एक यौगिक के बीच अभिक्रिया। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एक यौगिक है सर, दो पदार्थ इसमें है सर, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये तत्व से अभिक्रिया किया है तो सर क्या बनाया है, तो कार्बोनेट बनाया है। क्या बनाया, CO3। तो बताओ बाबू, ये भी तो दो पदार्थ मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण किया सर। आगे चलो बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड, देखो ये यौगिक है, ये तत्व है, ये बनाया बाबू देखो यहाँ SO3। बताओ एकल पदार्थ का निर्माण किया सर, लेकिन दो या दो से अधिक यौगिक के बीच संयोग, दो या दो से अधिक। देखो कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक है सर, जल भी यौगिक है। अब बताओ ये दोनों यौगिक के बीच बना कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या नाम देंगे सर, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखो बाबू ये दो यौगिक के बीच अभिक्रिया हुआ है सर, लेकिन फिर भी एकल पदार्थ का निर्माण हुआ। ये भी है क्या, यौगिक ही है, लेकिन ये कैसा पदार्थ का निर्माण किया है सर, तो एकल पदार्थ का निर्माण किया है सर। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं सर, तो संयोजन अभिक्रिया। बोलो यस या नो सर। इसीलिए परिभाषा में मेंशन किया गया था बच्चा कि चाहे वो तत्व अभिक्रिया करे, चाहे तत्व यौगिक अभिक्रिया करे, चाहे तत्व अभिक्रिया करे, चाहे यौगिक अभिक्रिया करे, है ना सर। अगर एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उस अभिक्रिया को क्या बोल रहे थे सर, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो चीजों का संयोग हो जाए सर। यस और नो, मैटर डन है। चलो आ जाओ अगला बात पर चलो। यहाँ भी देखो बाबू SO3 जल के साथ अभिक्रिया किया है सर, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया है सर। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखना है बाबू ये सब चीजों को, सल्फ्यूरिक, ये सब सूत्र याद रखना है बाबू। सल्फ्यूरिक अम्ल ये सब एग्जाम में तुमको कभी भी चकमा दे देगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र निम्नलिखित में से, और एक बूंद चुआ देगा। पहले पीते थे 2 बूंद, जिंदगी कितनी, अब नहीं एक ही बूंद रहेगा एक नंबर के। बात समझ में आया। और वही एक बूंद चुआवेगा और कहेगा कि ना मैया तू ना घर पे लगा, खत्म हो एक नंबर। आ जाओ
आगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब समझते हो बाबू, टूट जाना किसी चीज को। जिस बच्चे को जो जो उतारना है वो उतार के चलेगा, बाद में नीनी पिपी मत करेगा। ये न उतर लियो, फोन न उतर लियो, फोन न उतर लियो, रिवीजन करवा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ावे घड़ी एकदम बहुत इत्मीनान से बोलते थे ना बाबू, उतारो जबरदस्ती। आज उतारे नहीं कहेंगे, आप खाली सुनेंगे। बाकी जिसको जैसे उतारना है वो एकदम बिंदास उतारते रहेगा। जिसको जहां से लगता है उतारना है, सर हमको ये बात क्लियर नहीं है, ये बात क्लियर नहीं है, ये बात क्लियर नहीं है, मेरे कॉपी में ये नहीं है, तो वो नहीं है, तो वो नहीं है, बोलो बात क्लियर है सर। आज वियोजन का मतलब क्या होता है ये समझते हो ना सर? एकल पदार्थ जब दो भागों में टूट जाए, जस्ट उसका उल्टा, वहां दो को मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा था, यहाँ एकल पदार्थ क्या हो जाए बाबू, तो दो भागों में टूट जाए। जैसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं। उस मूल गुण से उस यौगिक का गुण क्या होता है सर, तो भिन्न होता है। तो जाहिर सी बात है रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ऐसा ही कुछ होता ही रहेगा। सर बोलो यस या नो सर, है ना। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बात होती रहती है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है। तो तुम बड़े शहर में रहते हो, छोटे शहर में, हम लोग देहात में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गाँव में। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और इतना ग्रामीण क्षेत्र है कि अभी यहाँ से कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ से रोड पर निकल पाना मुश्किल है। बताओ नहीं, इतना लगता है कभी कभी 2-4 फीट हमने इतने रोडों बना है कहीं कहीं, जैसे इस मोड़ से उस मोड़ तक रोड बना हुआ है ना। काहे रोड बनाया था, अभी भी क्लच ब्रेक जब तो नहीं पड़ा। हम हमारे क्षेत्र के आदमी एक से एक है, 10 फीट रोड बना देता था ना, 10 जगह ठोकर देता था, फिर क्लच ब्रेक करना ही पड़ रहा है। रोड बना काहे था बताओ? जाओ, विश्वास नहीं करोगे, इस मोड़ से उस मोड़ जाओ, कै गो ठोकर है, और उसके बाद उस मोड़ से फिर उस मोड़ जाओ, 1 किलोमीटर भी अभी नहीं गए हैं, कुछ नहीं तो 15 ठोकर मिलेगा। लेकिन फिर जैसे उस मोड़ से आगे जाओ तो वहां से वहां तक गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लगता है। बात समझ में आया? यहाँ से वहां तक वो मोड़ तक गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लगता है। कहाँ तक? इसके घर के जो बगल रोड निकला है ना वहां तक, और उसके बाद फिर थोड़ा सा खराब होकर बाद फिर वहां से वहां बना हुआ, फिर ठीक 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 ठीक, वो मजा आता है। क्लच ब्रेक करते रहिए, बनाया काहे था। एक दिन तो दोस्त मेरा था, इतना गुस्सा था, कह रहा था रोकना गाड़ी में, ये तार रख दिन फिर उठा के और रख दिए उन्हें। बताओ बाबू, वियोजन मतलब क्या समझे? जिसमें एक बड़ा अणु दो छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाए सर, तो टूट जाए, या 2 से अधिक में भी टूट सकता है सर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो वियोजन अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ या एक बड़ा परमाणु विघटित होकर या टूटकर 2 छोटे छोटे परमाणुओं में क्या हो जाता है सर, तो या अणुओं में क्या हो जाता है सर, तो विभक्त हो जाता है, या 2 से अधिक में विभक्त हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात क्लियर है सर कि बड़ा परमाणु या बड़ा अणु टूट करके 2 छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाए या परमाणुओं में विभक्त हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे इसको गर्म किया गया, क्या किया गया सर, तो ये 2 भाग में टूट गया। एक टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। बोलो यस या नो सर। तो एक बड़ा सा अणु 2 छोटे छोटे अणुओं में टूट गया सर। इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं सर? अपघटन या एग्जाम्पल यहाँ है सर। बोलो बात क्लियर है सर? आपसे अब पूछा जाए कि एगो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दो, तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम क्या है? संगमरमर। क्या बोलते हैं? संग। बताओ बाबू, ये देखो तो 2 अणुओं में टूट गया सर, विघटित हो गया सर। एक बड़ा चीज 2 छोटे छोटे चीजों में टूट गया सर। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं सर? विघटन या वियोजन, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। जैसे में बाबू KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, क्या बाबू? इसको जब गर्म किए बाबू तो ये भी कितने भागों में टूट गया? पोटेशियम क्लोराइड। और क्या में टूट गया सर, तो ऑक्सीजन में। क्या में टूट गया सर? तो एक बड़ा सा अणु देखो 2 छोटे छोटे अणुओं में टूट गया सर। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। आगे चलो बाबू, और शायद उदाहरण होगा। देखो
FeSO4.7H2 इसको गर्म किया बाबू तो FeSO4 प्लस 7H2 में टूट गया कि नहीं टूट गया? बोलो यस या नो सर। तो एकल परमाणु एकल अणु दो छोटे छोटे अणुओं में या दो से अधिक में टूट जाए सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। बोलो यस या नो सर। तो तुम लोग का काम है कि वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा नहीं, उदाहरण केवल लिख लेना है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। और यही उदाहरण से तुम्हारा परिभाषा सब दिन याद रहेगा। फटाफट 2 मिनट का समय दे रहे हैं, ज्यादा समय नहीं। तुम लोग स्कूल भी जाना है ना जी, एग्जाम है। किस पेपर का एग्जाम है? कल था किस पेपर का एग्जाम? और आज किस पेपर का एग्जाम है? साइंस और मैथ का एग्जाम किस दिन है? कल है। याद रखना बाबू। और आज जाना तो देखना कि सर 1 से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भिड़ल है। अगर मन से और रिवीजन करवाते ना, बगल में एक और चैप्टर रख करके, जैसे किसी को और कंक्लूड करते कि धातु अधातु को भी मेंशन कर लेना। बात समझ में आया? तो अभी जबरदस्त रिवीजन हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोड लेने का कोशिश करो। 10 सैटरडे में मामला साफ है पूरा। बात समझ में आया? और थोड़ा सा मेहनत हो गया बाबू। उदाहरण लिखाया, अगला पेज का उदाहरण लिख लो। एगो ये उदाहरण लिख लो। याद रखना, अपघटन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव यानी उष्मा की उपस्थिति में करवाया जाता है, इसलिए उसको उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। है ना बाबू? सब में उष्मा दे रहे थे, बोल रहे थे ना, गर्म में किया जाता है, गर्म में किया जाता है, गर्म में किया जाता है, कह रहे थे ना। तो वही हीट किया जाता है बाबू। तो ये इसको दूसरा नाम क्या है सर? तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था ना बाबू, CaCO3 था, तो ये ऐसे टूट गया, रखल नहीं, इसको क्या किए? हीट किए, गर्म किए, तब ये टूटा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैटर डन है सर? मैटर डन है सर? उदाहरण लिखते चलना, उदाहरण में कोई कमी कोई कोताही नहीं। वैसे ये क्लास लोगों को YouTube पे मिल जाएगा। हम YouTube को पे 9-10 का सिलेबस देने में बहुत दिक्कत लग रहा है बाबू। हम नहीं दे पाएंगे लगता है 9-10 का पूरा सिलेबस, कभी कोशिश करके। कुछ एक्सरसाइज दे दे, कुछ बात दे दे, वो ठीक है। हाँ, टोनी के तो कोई जरूरी नहीं है। हीरा तो टोनी जगह है, ये खाली कलर उड़ल है, चमक उड़ गया है हीरा का। अब हमनी की उम्र खत्म हो गया घिसा के, अब हम लोग अलग तरीके से घिसा रहे हैं। घिसने का उम्र तुम लोगों कहा, एकदम घिस दो बाबू अपने आप को, मेहनत और संघर्ष कर लो। याद रखोगे जीवन में कि सर हमको बार बार एडवाइस देते थे कि बस मेहनती बन जाओ, किसी तरह से कुछ भी करो, मेहनती बन जाओ। हो गया बाबू? चलो आ गए। अगला उदाहरण एक होता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अपघटन अभिक्रिया? ये अपघटन अभिक्रिया क्या कहता है सर? तो देखो, जब इस पे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है सर? तब यह 2 भागों में टूट जाता है। जैसे ये वैद्युत अपघटन ना ज्यादातर आयनिक यौगिक का होता है। किस यौगिक का होता है? वैद्युत अपघटन किसका किया जाता है? आयनिक यौगिक का। किसका किया जाता है? जिसमें आयनिक यौगिक भी पीछे पढ़ा कर कराए धातु और अधातु वाला एक्सरसाइज में, कि जब कोई एगो धातु और एगो अधातु के बीच अभिक्रिया होती है तो उस प्रकार जो अभिक्रिया के बाद यौगिक बनता है उस यौगिक को क्या कहते थे? आयनिक यौगिक। और एक यौगिक था जिसको सहसंयोजी यौगिक कह रहे थे। वैसी है यौगिक जो अधातु के बीच अभिक्रिया होकर के बन रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन का एगो स्थानांतरण हो रहा था और एक जगह इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा था। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा था वो आयनिक यौगिक बन रहा था, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा था वो सहसंयोजी यौगिक बन रहा था। तो वैद्युत अपघटन ज्यादातर किस यौगिक का किया जाता है? किस यौगिक का किया जाता है? एकदम सटीक एगो ऑब्जेक्टिव है। वैद्युत अपघटन ज्यादातर किस यौगिक का किया जाता है? याद रखना बाबू। जैसे देखो NaCl क्या है बाबू? NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड है ना बाबू? NaCl। ये NaCl जब इस पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, द्रवित अवस्था में रहता है, जब इसका विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है इस पे, तो ये 2 भाग में टूट जाता है। Na
प्लस में और Cl माइनस में। ऐसे भी बताया गया था धातु क्या होता है सर, तो विद्युत का धनात्मक होता है। विद्युत का क्या होता है, धनात्मक। धातु क्या होता है, विद्युत का। लेकिन अधातु क्या होता है, तो अधातु जो होता है वो विद्युत का क्या होता है बाबू, ऋणात्मक। क्या होता है, जब इस पर धारा को प्रवाहित किया जाता है तो ये कैथोड पर चले जाता है और ये कहाँ चला आता है सर, तो एनोड पर चला आता है। बोलो बात क्लियर है सर। तो हमेशा आयनिक यौगिक का ही क्या किया जाता है सर, तो वैद्युत अपघटन किया जाता है। बोलो बात क्लियर है सर। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धारा प्रवाहित करने पर वह दो आयनों में या आयनों में परिवर्तित हो जाती है, धन आयन और ऋण आयन में, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं सर, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। बोलो बात क्लियर है सर। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसका वैद्युत अपघटन कर दिए सर NaCl का, तो ये क्या में टूट जाएगा, प्लस में, और ये क्या में टूट जाएगा, माइनस में। बोलो यस या नो सर। बोलो बात क्लियर है सर। आ जाओ अगला कहता है द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड को वैद्युत अपघटन किया गया। किसका सर, वैद्युत अपघटन का उदाहरण लिख लेगा बाबू। क्या है सर, तो देखो Al2O3 को किया गया तो ये टूट गया सर प्लस में और ये टूट गया सर, यानी एगो कैथोड पर और एगो कहाँ चला जाएगा, एनोड पे। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। बोलो यस या नो सर। बोलो यस या नो सर। तो पिछला उदाहरण लिख लिया, ये लिख लिया NaCl वाला, उसके बाद ये उदाहरण लिख लिया। और आज का क्लास लगभग मेरा यहीं तक रहा, क्योंकि एग्जाम भी देने जाना है बाबू। बस इतना ही रिवीजन की आवश्यकता है। अगले दिन अगर यहाँ तक हम क्वेश्चन पूछे और सटासट आंसर दे दिया तो फिर क्या बात है बाबू। बोल दे दिया जाएगा। उम्मीद रखें अब हम कि फिर से घरे फोन करे पड़ते और फोन बंद बते तो तुम। डन है। बोलो कौन दिक्कत है बाबू, यहाँ तक स्पष्ट हो जाएगा जी, रिवीजन हो जाएगा। चलो ठीक है, तो आज का क्लास रहा, मिलते हैं अगले दिन शेड्यूलिंग के साथ अगले क्लास में।